नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। राज्यसभा चुनाव के रण में कल राजस्थान की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। 4 सीटों के लिए मैदान में कांग्रेस के 3 जबकि बीजेपी का 1 उम्मीदवार है। बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुभाष चंद्रा को समर्थन दिया है। कांग्रेस की ओर से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी की ओर से घनश्याम तिवारी उम्मीदवार हैं। राज्यसभा के रण में 5 उम्मीदवार मैदान में होने से मुकाबला बेहद ही रोचक माना जा रहा है। कांग्रेस ने 7 दिनों तक अपने और निर्दलीय विधायकों की उदयपुर में बाड़ेबंदी की, जबकि बीजेपी ने जयपुर के एक होटल में विधायकों की बाड़ेबंदी की हुई है। 7 दिनों तक उदयपुर में बाड़ेबंदी के बाद कांग्रेस और निर्दलीय विधायक आज स्पेशल विमान से जयपुर पहुंचे। विधायकों के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी विमान से जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सीएम गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारा कुनबा एकजुट है और हम आसानी से तीनों सीट जीत रहे हैं। वहीं जयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कांग्रेस की बाड़ेबंदी पर सवाल उठाए। सीटें हम जीत रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस बार ऐसे परिणाम आने चाहिए जिससे कि भविष्य में कोई हॉर्स ट्रेडिंग करने के प्रयास नहीं करे। ये बड़ा मानना है, क्योंकि परंपरा डाल रही बीजेपी वाले हॉर्स ट्रेडिंग की। पहले सिंह जी थे तब से मैं देख रहा हूँ, उनको तंग किया गया, उनको ले आना पड़ा चौकी ढाणी के अंदर अपने विधायकों को, अपनी पार्टी विधायकों को। ये परंपराएं जो बीजेपी वाले डाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस बार सबक ऐसा मिलना चाहिए कि भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आए। इस बार तीनों सीट हम जीतते आराम से, कोई दिक्कत नहीं आ रही है और हमारा कुनबा एकजुट। हमको ये विश्वास है, वो मुकुल वासनिक जी हों, प्रमोद तिवारी जी हों, मैं स्वयं हूँ, आदरणीय अशोक गहलोत जी हों, हमारे विधायक साथी हों, हमें ये विश्वास है कि कल के चुनाव में प्रजातांत्रिक बहुमत की जीत होगी। प्रजातंत्र का चीरहरण करने वाले लोग जो धन बल, सत्ता बल, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के भरोसे यहाँ आए हैं, उन्होंने पहले पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी भाजपा के लोगों ने मुंह की खाई थी, इस बार भी वो मुंह की खाएंगे। कांग्रेस की सरकार ने जितने घंटे काम नहीं किया विधानसभा में, उससे कई गुना ज़्यादा घंटे कांग्रेस के विधायक बाड़ेबंदी में रहे हैं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद और कुछ हो नहीं सकता। जहाँ तक कैंडिडेट्स का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने सबके सब कैंडिडेट ऐसे दिए हैं जो राजस्थान से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ता इसके कारण हताश भी हैं, निराश भी हैं। तो आपने सुना पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, उसके बाद रणदीप सुरजेवाला को और फिर नरेंद्र सिंह तोमर को। दरअसल कांग्रेस पार्टी की ओर से पूरी तरह से आश्वस्त कांग्रेस पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। अपने प्रत्याशियों की जीत को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यह कहना है कि दरअसल तीनों प्रत्याशियों की जीत होगी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तब की तस्वीरें हैं जब जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे स्पेशल विमान से सभी विधायक कांग्रेस पार्टी के, निर्दलीय विधायक, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने जीत की बात कही। उन्होंने जीत का दावा किया, कहा कि तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे। उधर नरेंद्र सिंह तोमर भी जयपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि दरअसल कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने जितने घंटे काम नहीं किया होगा, उससे ज्यादा घंटे तो वो बाड़ेबंदी में रहे हैं। तो कांग्रेस की बाड़ेबंदी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए, उनके विधायकों के लिए ये बात कही है। तो जीत के आंकड़े की बात करें तो कांग्रेस को तीनों सीटें जीतने के लिए 123 वोट की जरूरत है और कांग्रेस 126 विधायकों के साथ बहुमत का आंकड़ा बताकर जीत का दावा कर रही है। चुनाव के बीच कॉमरेड पार्टी ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। वहीं माकपा ने भी कांग्रेस को वोट करने की घोषणा की है। नाराज चल रहे बीटीपी विधायकों को भी कांग्रेस मनाने में सफल हो गई है। ऐसे में बीटीपी के दोनों विधायकों का वोट कांग्रेस के पक्ष में है।
वहीं आरएलडी के सुभाष गर्ग कांग्रेस के साथ हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 71 विधायक हैं। आरएलपी ने आधिकारिक घोषणा कर अपने 3 विधायकों का समर्थन सुभाष चंद्रा को दिया है, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 41 वोटों के साथ बीजेपी के घनश्याम तिवाड़ी की जीत पक्की मानी जा रही है। अब सुभाष चंद्रा को जीत के लिए 41 वोट चाहिए और बीजेपी के पास कितने बचेंगे? 30 वोट। आरएलपी के 3 वोट के साथ सुभाष चंद्रा के पास कुल 33 वोट हो जाएंगे। अब इसके बावजूद भी सुभाष चंद्रा को जीत के लिए 8 वोटों की जरूरत पड़ेगी। इसी को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर बीजेपी वोट कहां से लाएगी। अब ऐसे में क्रॉस वोटिंग का डर दोनों ही पार्टियों को सता रहा है। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव में क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग के डर से दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी की? क्या राज्यसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जादूगरी चलेगी या फिर बीजेपी के दावे सफल होंगे? सवाल यह भी है कि कितनी सफल होंगी दोनों पार्टियों की बाड़ेबंदी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। इन्हीं तमाम सवालों के साथ सीधा उन खास मेहमानों को रुख करेंगे। आपका परिचय करा दें। कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हैं। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी, आपका स्वागत है। बीजेपी से आशीष चतुर्वेदी हैं। आशीष चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। और माकपा से नेता भंवर सिंह शेखावत हैं। भंवर सिंह शेखावत जी, आपका स्वागत है। शुरुआत आशीष चतुर्वेदी जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। सर, 8 वोटों की जरूरत है सुभाष चंद्रा को। अगर आप समर्थन दें और आरएलपी समर्थन दे, उसके बाद कहां से ये आंकड़ा आएगा और कैसे अपनी जीत को लेकर सुभाष चंद्रा जी आश्वस्त हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं कि जीत तो उन्हीं की होगी समर्थन के साथ? आशीष जी। देखिए पराग जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो आगामी राज्यसभा चुनाव है जिसकी वोटिंग कल होनी है, उसके लिए हमने एक उम्मीदवार उतारा है जी, और एक उम्मीदवार को जिताने के उपरांत भी हमारे पास 30 वोट सरप्लस बचते हैं। आप देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि ये जो हम 30 सरप्लस वोट हैं, इसको हम निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं सुभाष चंद्रा जी, उसको देंगे। जहां तक सुभाष चंद्रा जी की बात है, आप देखिए 3 आरएलपी के विधायकों ने भी उनको अपना समर्थन दिया है जी। और जैसा राजस्थान में राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, आप देखिए, ये तो मुख्यमंत्री जी ने अभी बाड़ेबंदी कर ली। अब इन्होंने क्या क्या प्रलोभन दिए। अन्यथा अगर हम पिछले 7 दिन पहले की बात करें, आप देखिए, तो हमने भी देखा कि किस तरह से जो बसपा से कांग्रेस में आए विधायक के 5 विधायक वो सरिस्का में घूम रहे थे। उनके साथ कांग्रेस के गिरिराज मलिंगा जी भी घूम रहे थे, उनके साथ खिलाड़ी लाल बैरवा जी भी घूम रहे थे। और खिलाड़ी लाल बैरवा जी ने यह भी कहा था कि भाई हम कांग्रेस के गुलाम नहीं हैं, और आपने जिस तरह से राजस्थान का अपमान किया है, आप देखिए, आप 3 कैंडिडेट उतारते हैं और तीनों के तीनों कैंडिडेट आपको राजस्थान के नहीं मिलते हैं। वो इतना भी कहते हैं कि अगर एक कैंडिडेट भी राजस्थान का होता तो बेहतर रहता। तो ऐसे असंतोष के स्वर लगातार 15 से 20 विधायकों ने अलग अलग समय पर उठाए हैं। आप देखिए, अगर हम बात करें तो जो गिरिराज मलिंगा जी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में कोई कार्य हो नहीं रहा है जी। अगर हम बात करें राजेंद्र गुड़ा जी की बात कर लें, चाहे वाजिब अली जी की बात कर लें, ऐसे तमाम विधायक हैं जो सरकार की कार्यशैली को लेकर के नाराज हैं। आप देखिए, और जहां तक आदिवासी विधायकों की बात है, आप देखिए, अगर हम बीटीपी विधायकों की बात करें, चाहे गणेश गोगरा जी की बात करें, इनकी डिमांड थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में आदिवासी को प्रतिनिधित्व दे रखा है, आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे वहां पे सांसद है, तो इनकी एक बहुत लंबे समय से एक डिमांड थी कि कांग्रेस को भी एक प्रत्याशी आदिवासी समुदाय से उतारना चाहिए। अब वो, मैं उन कारणों पे नहीं जाना चाहता कि क्या कारण रहा कि कांग्रेस को एक भी राजस्थानी नहीं मिला, उनको एक भी कर्मठ कार्यकर्ता, जो ये क्लेम करते हैं कि हमारे लाखों कार्यकर्ता हैं, उनमें से इनको एक भी कर्मठ कार्यकर्ता राजस्थान की धरती से नहीं मिला। ये बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। देखिए पराग जी, ऐसा हमेशा कई बार हुआ है, जब आप 3-3, 4-4 कैंडिडेट देते हैं, उनमें से एक आध कोई प्रत्याशी बाहर का होता है। भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया होगा तो कोई एक प्रत्याशी बाहर का रहा होगा, बाकी अन्य प्रत्याशी राजस्थान से ही होते रहे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि 3 प्रत्याशी कांग्रेस जिताने का दावा कर रही है और आपको एक भी राजस्थान का नहीं मिलता है, तो असंतोष तो बहुत ज्यादा है। आप देखिए, आशीष जी, एक संक्षेप में एक और चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी की बात आपने करता कहा हूं, कि मुख्यमंत्री कुछ जी दिन पहले बार तक माहौल कुछ अलग था, आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बाड़ेबंदी कर रही, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये सफल हो गई?
नहीं देखिए, पराग जी सफल हुई है या असफल हुई है, मुझे लगता है कि कुल 24 घंटे का समय बाकी है। तब तक सारी स्थितियां क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो अभी बहुत ज्यादा स्पेकुलेट करना, आकलन करना, मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। ठीक है, आप देखिए। ठीक है, चलिए एक कमेंट में प्रदीप जी से ले लूं, उसके बाद मैं भंवर सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। प्रदीप जी, सफल हो गई है क्या बाड़ेबंदी? देखिए, अभी आशीष जी जो बात कह रहे हैं उसमें दो तीन बातें बड़ी विचित्र हैं, जो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही चैलेंज कर रहे हैं। हाँ। आप बताइए कि जो बात कह रहे हैं कि साहब हमने प्रलोभन देकर उनको रोका है, हमारे यहाँ है, तो मैं आप सोचता हूं कि आपकी जो पार्टी है उसमें भवानी सिंह राजावत थे, मदन प्रजापत थे, ज्ञानदेव आहूजा थे, वो उन क्रांतिकारी विधायकों की बात कीजिए कि उन्होंने तो परंपरा को तोड़ते हुए भी अपनी पार्टी को उल्लंघित करते हुए बदनामी का काम किया था। यहाँ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात मैं अगर करूं तो मुझे बताइए कि जो 126-23 विधायकों ने मिलकर सरकार बनाई है वो तो हमारी विधायक हैं। और ये जहां तक बात आप कहते हैं नाराजगी बात है, तो लोकतंत्र में नाराजगी भी एक स्थिति हो सकती है, लेकिन ऐसी नाराजगी नहीं है जो मुख्यमंत्री से बात ना हो, चीत ना हो। मुख्यमंत्री के सभी संपर्क में सारे विधायक हैं। आप तो मुझे बताइए, हॉर्स ट्रेडिंग की व्यवस्था आपने क्यों पैदा की है? जब आपके पास 30 वोट अधिक थे तो जो कैंडिडेट जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं उसको 11 वोट लाने की आपने व्यवस्था क्या कराई है? आपने कोई व्यवस्था की है? कोई आपने नेगोशिएशन किए हैं क्या? 30 वोट जो आपने दिए उनका सौदा आपने किया है? और जिस तरह की स्थिति पैदा की है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। हॉर्स ट्रेडिंग में अगर वो दूसरा कैंडिडेट खड़ा नहीं करते, उनके पास वोट नहीं होते, तो इस हॉर्स ट्रेडिंग की भी जरूरत नहीं थी, ये बाड़ेबंदी की भी जरूरत नहीं थी, और इतना खर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भी कांग्रेस की सरकार को अपदस्थ करने का एक असफल प्रयास किया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अपने राजनीतिक चातुर्य से, अपने अनुभव से और अपने मेल मिलाप परस्पर समन्वय से सरकार को बचाया था। ये एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 20 साल तक भी अगर अशोक गहलोत राज में रहेंगे तो उन्हें इस राजनीतिक व्यवस्था में परास्त करने की हिम्मत नहीं कर सकेगी। ठीक है आशीष जी, एक सवाल और आपसे मैं लूंगा। सॉरी प्रदीप जी, बीजेपी ये कह रही है कि दरअसल आपके विधायक आपसे संतुष्ट नहीं है, इसलिए आपको बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है, कि आपको डर है कि चूंकि संतुष्ट तो है नहीं है, खफा है, तो कहीं छिटक ना जाए। पराग जी, आप भी थोड़ी बहुत गणित समझते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे कैंडिडेट को टिकट नहीं देकर उससे इंडिपेंडेंट सपोर्ट देने की बात की है, तो मुझे बताइए जब 41 वोटों की मिनिमम आवश्यकता है चुनाव में, तो 11 वोटों का प्रावधान कैसे हो सकता है? जब बीजेपी पास नहीं है तो क्या सोच के बीजेपी ने उनको वोट दिया है? क्या वो बाजार से लाएंगे? क्या वो कोई खेत खलियान से मिलेंगे? क्या किसी फैक्ट्री में मिलेंगे? अरे भाई, ये विधायकों के वोट है, विधायक तो विधानसभा में तय हैं। 123 सभा के सदस्य हैं, वो सभी कांग्रेस के साथ हैं, मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं, और मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी विकासशील जो बातें हैं उनका वो ध्यान रखेंगे। ये उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी भी है कि हर विधायक के विकास के कार्यक्रमों में सरकार उनकी मदद करे, भागीदार बने, ये सरकार का कर्तव्य है। तो अशोक जी ने कोई नया काम नहीं किया है। इन्होंने 11 जो वोट नहीं है उस कैंडिडेट के पास, उसको हॉर्स ट्रेडिंग की स्थिति पैदा की है। और ये निश्चय बात है कि वो हमारी जो स्ट्रेंथ है उसमें खरीद फरोख्त की व्यवस्था की चेष्टा करेंगे, जैसा हरियाणा में पूर्व में भी सुभाष चंद्र जी को भारतीय जनता पार्टी ने सहयोग देकर और तकनीकी कारणों से 14 वोट निराश कराकर को विजयी बनाया था। ये एक षड्यंत्र था, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं थी, ये लोकतांत्रिक षड्यंत्र था जिसके माध्यम वो हरियाणा में सांसद बने थे। ठीक है, भंवर सिंह शेखावत साहब, सर समझ पा रहे हैं क्या गणेश सर आप जो आंकड़ा अभी है, तो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए गुप्ता जी, अभी इस चुनाव में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है चाल चरित्र नीति की, वो एकदम आपके सामने आ गई है कि किस तरह से कॉर्पोरेट हाउस के व्यक्ति को वो मदद करके इस राज्यसभा चुनाव में ये कहकर के वो निर्दलीय है, लेकिन उनका अध्यक्ष उसको गाड़ी में लेके घूम रहा है, उसके साथ मीटिंगें कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिससे पता चलता है कि कॉर्पोरेट हाउस पूरा पैसा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में दे रही है। तो ये चरित्र इनका सबके सामने आ गया है कि ये कॉर्पोरेट हाउस के लिए काम करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर निर्दलीय खड़ा करना था तो अपना ही कोई कैंडिडेट खड़ा कर देती ना, क्या दिक्कत थी उसके अंदर? जो आज कांग्रेस पे ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब उनको कैंडिडेट बाहर के मिले, अरे आपको तो एक पूंजीपति मिला ना, आपको तो कोई नेता तो मिला नहीं है। एक कॉर्पोरेट हाउस का वो व्यक्ति मिला जो तुम्हारी रात और दिन झूठी चापलूसी करता है, उसको आपने इसमें मैदान में टिकट दिया है। तो इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती है। राजनीति में राज्यसभा का
जो महत्व है उसमें आप क्या एक कॉर्पोरेट हाउस को ले जाके क्या करना चाहते हैं? अभी हरियाणा में खड़ा करते ना, अगर आप में हिम्मत थी तो क्यों नहीं हरियाणा में टिकट दे दिया सुभाष चंद्रा को? पहले वो हरियाणा के बन गए थे, अब वो आके राजस्थान के बन गए, कल जाके गुजरात के बन जाएंगे। पूंजीपति किसी के नहीं है, उनको वो पैसे के बल पे केवल हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए, सरकार को अस्थिर करने के लिए इस मायने से वो यहाँ पर लाए गए कि एक बार और प्रयास किया जाए कि इसमें कहीं फूट पैदा हो जाए कोई है। लेकिन ये बात सही है अभी कि कांग्रेस ने अपने कुनबे को एकजुट कर लिया है। इनके मंसूबे जो ये चाहते थे फूट पैदा करके सरकार को अस्थिर करने के, वो कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि आज केंद्र सरकार जो काम कर रही है वो तमाम जन विरोधी काम कर रही है। आज भी किसानों का जो 100 रुपया केवल बढ़ाया है 1 क्विंटल पे, वो बहुत शर्मनाक है। सारे किसान जो है उसका विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में आंदोलन खड़े होंगे। तो आप जनहित में नहीं काम कर रहे। ठीक है, लेकिन शेखावत साहब, देखिए नरेंद्र सिंह तोमर क्या कह रहे थे, आपने सुना? नरेंद्र सिंह तोमर ये कह रहे थे कि आपकी इतनी अस्थिर सरकार है कि आपको बार बार बाड़ेबंदी करनी पड़ रही है। आपके विधायकों ने जितना काम नहीं किया उससे ज्यादा घंटे तो बाड़ेबंदी में गुजार दिए हैं। अरे मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी मजबूरियां अभी सरकारों के सामने हो रही है। ईडी का प्रयोग कर रहे हैं, इनकम टैक्स का प्रयोग कर रहे हैं। राजस्थान में ईडी को भेज दिया, भाई काहे के लिए? चुनाव हो रहे हैं, आप अगर एक चरित्र पैदा करना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं, तो आपके पास जब वोट नहीं थे तो एक कैंडिडेट आपको देना चाहिए था। अगर आप चाल चरित्र की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, राजनीति में सच्चाई की बात करते हैं कि हम स्वस्थ राजनीति करना चाहते हैं, तो आपने सेकंड कैंडिडेट दिया ही क्यों? आप देश के अंदर ऐसा गंदा माहौल पैदा कर रहे हैं जिससे राजनीति को भ्रष्ट कर रहे हैं। वहां भ्रष्ट लोगों को आने का मौका दे रहे हैं, वो पैसे के बल पे राजनेता बनना चाहते हैं। तो ये मौका कौन दे रहा है? कांग्रेस ने नहीं दिया है, ये बीजेपी ने मौका दिया सुभाष चंद्रा को, जो कि आप जानते हैं उनका क्या हाल रहा, पीछे का इतिहास क्या है, उसके कॉर्पोरेट हाउस का हाल क्या है वो भी सबको पता है। तो ऐसे व्यक्ति को जब वो ला रहे हैं, उसका मतलब ही यही है कि राजनीति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली। आज एक बात बताइए, एमपी के अंदर जहां से नरेंद्र सिंह तोमर है, जिनको मैं व्यक्तिगत भी जानता हूं, उन्होंने किस तरह से सरकार गिराई वहां पे? क्या उनके पास में बहुमत था? क्या वो राजनीति में जो सुचिता की बात करते वो उन्होंने लागू की? आज पैसे के बल पे पूरे देश के अंदर खरीद फरोख्त का कोई माहौल अगर बना रहा है तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। जो उनको बंद करना होगा, नहीं आने वाले समय में जो कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ गए और बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है, वो 2 मिनट में वापस कांग्रेस में चले जाएंगे और मोदी जी और ये सब देखते रह जाएंगे, क्योंकि वो कोई पार्टी से जुड़े नहीं है। आज आप देख रहे हो राजस्थान में जो कैंडिडेट है बीजेपी के, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई बीजेपी छोड़ करके, और उसके बाद में वो जो है कांग्रेस में चले गए, उसके बाद में लौट के वापस बीजेपी में आ गए। तो इनको कौन से कैंडिडेट मिल रहे हैं? अरे वो आपके साथ थे नहीं, आपके पास में पार्टी अलग बना ली, आपके खिलाफ लड़े, उस कैंडिडेट को आप कैंडिडेट बना रहे हैं। ठीक है। इससे ज्यादा आपकी जीव हालत क्या हो सकती है कि आपको कोई अच्छा कैंडिडेट भी नहीं मिला कि आपने घनश्याम तिवारी को कैंडिडेट बनाया। ठीक है आशीष जी, आप तो कांग्रेस पर राज्य के बाहर के प्रत्याशी होने का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको अपनी पार्टी का नहीं मिला, आप अपनी पार्टी के बाहरी को बना रहे हैं, जो कि आपको धोखा देकर चला गया और बाद में फिर से आपके साथ आ गया। देखिए पराग जी, घनश्याम जी जो हैं बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बहुत लंबे समय तक वो विधायक भी रहे हैं आप देखिए, और बहुत काफ़ी समय पहले वो कांग्रेस में गए थे, बहुत कम समय के लिए गए थे आप देखिए, और उसके उपरांत वापस भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई सालों से वापस कार्य कर रहे हैं आप देखिए, और ये बात सब लोग अच्छे से जानते भी हैं आप देखिए, मुझे उसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। देखिए पराग जी, मैं अभी प्रदीप जी को भी सुन रहा था, शेखावत साहब को भी सुन रहा था, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं और ये बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन क्यों दिया आप देखिए। तो पराग जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई प्रयोग राजस्थान की धरती पर पहली बार नहीं हो रहा है आप देखिए। अगर हम आज से ठीक 6 साल पहले चले जाएं, 2016 की बात करें, तो यही 4 उम्मीदवारों के लिए राज्यसभा का चुनाव था आप देखिए। भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के आप देखिए 162 विधायक थे और हमारे पास कुछ निर्दलीयों को मिलाकर के 168 का हमको समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस की स्थिति ये थी, कांग्रेस की, अरे आंकड़ों की बात कर रहा हूं, अरे सुनो तो सही, आप धैर्य से रखो, अभी आपकी पोल खुलने वाली तो आप बीच में बोलने लगे। आप देखिए इनके 21 विधायक थे,
फिर भी इन्होंने कमल मुरारकार जी को निर्दलीय उम्मीदवार की तरह समर्थन दिया नहीं दिया, बताइए आप। तो इसमें क्या बात है? लोकतंत्र में चुनाव लड़े जाते हैं, हम कांग्रेस के प्रत्याशियों को क्यों समर्थन करेंगे? अगर हमारे पास 30 सरप्लस वोट हैं तो निश्चित रूप से अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार हमसे समर्थन मांग रहा है तो हम देंगे। हमारे जहां तक प्रत्याशी की बात है, हमारा एक प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। जो हमारे अतिरिक्त वोट हैं उसको हमने तय किया कि हम कांग्रेस को नहीं देंगे, हमने निर्दलीय उम्मीदवार को देना तय किया है। तो इसमें दिक्कत कहां हो रही है? आप देखिए मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आप देखिए ये तमाम एजेंसियों को लगा देते हैं, एसीबी को लगा देते हैं, उनके पास तो है अपने विधायकों के फोन टेप करवा लेते हैं, उनके पास तो पूरे वोट हैं ही हैं। वो कह रहे हैं कि जब एक तरफा हमारा कैंडिडेट जीत रहा है, वो कह रहे हैं कि जब एक तरफा हमारा कैंडिडेट जीत रहा है तो आपको समर्थन देने की जरूरत क्या है? पराग जी मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री जी, अरे तो ये पहली बार हुआ है क्या? आपने 2016 में क्या किया था बताइए ना आप। अरे आप डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी करते क्या है, बहुत चतुराई से जो है वो स्टेटमेंट देते हैं। आप देखिए अभी मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। अरे भाई आपके विधायक वेद प्रकाश सोलंकी जी जो चाकसू से विधायक हैं, आप देखिए उनका आज का स्टेटमेंट है कि मुझे हॉर्स ट्रेडिंग जैसी कोई चीज नजर नहीं आ रही है। वो तो मुख्यमंत्री जी से ये भी कहते हैं कि भाई आपने जो एसीबी के अंदर महेश जोशी जी ने एफआईआर दर्ज कराई, बोला आपको नाम दर्ज एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। 126 आपके पाले में बैठे हैं ना, एक विधायक आपको मिल नहीं रहा है जो प्रेस के सामने आके बोले कि भाई फला भारतीय जनता पार्टी के नेता ने हमको प्रलोभन दिया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 10 करोड़ में खरीदा जा रहा है, दूसरे दिन कहते हैं 25 करोड़ में खरीदा जा रहा है, तीसरे दिन कहते हैं 35 करोड़ में खरीदा जा रहा है। अरे भाई आप रेट ही तय नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, आपके पास कोई सूचना आ नहीं रही है और आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, ये बेफिजूल के आरोप सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के लिए, चूंकि पहले भी इस तरह की चीजें राजस्थान के अंदर हो चुकी हैं, तो आरोप बीजेपी के ऊपर आप लोगों ने लगाए। एक बार फिर से अगर सपोर्ट निर्दलीय कैंडिडेट को बीजेपी कर रही है तो ये डबल स्टैंडर्ड आप लोग की ओर से क्यों अपनाया जा रहा है? फिर देखिए, मेरा आपसे कहना है कि जो भी राजनीति होती है वो आगामी स्थितियों को देखकर होती है। पिछले अध्याय की बात करें तो 70 साल की राजनीति में बहुत कुछ हुआ है और वो राजनीति अब आज परिहार नहीं है, व्यवहार में है। और आशीष जी जो बात कह रहे हैं, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि स्थिति ये बन गई है कि आज हमारे पर्यवेक्षक सिंहदेव जी जो हैं राजस्थान के, उन्होंने दावा किया है शाम को अभी प्रेस से बात करते हुए कि अब 128 विधायकों को समर्थन प्राप्त हो गया है हमको। तो आप समझिए कि इनको चिंता करनी चाहिए कि इनका जो प्राथमिक कैंडिडेट है घनश्याम तिवारी जी, वो खतरे में है, क्योंकि यहाँ एक व्यापारी, एक मीडिया टाइकून यहाँ पर आया हुआ है। उसने हरियाणा में पहले ये खेल किया है और राजस्थान में भी कांग्रेस को 28,000 वोट मिल रहे हैं, तो उनका प्राथमिक कैंडिडेट घनश्याम तिवारी खतरे में है। मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं। और जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग की बात है, हॉर्स ट्रेडिंग 10-12 दिन नहीं होती है, आज 24 घंटे की राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग का ये समय है और हॉर्स ट्रेडिंग के सारे प्रयास वो इंडिपेंडेंट कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है इनके लिए कि वो सफल नहीं होगा। और मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, भारतीय जनता को चेताना चाहता हूं कि इस चुनाव में उनका प्रथम प्रेरित कैंडिडेट घनश्याम तिवारी खतरे में है। मुझे लगता है कि अगर कोई उलटफेर हुआ तो घनश्याम तिवारी शायद इस चुनाव में बाहर हो सकते हैं और आपका ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने चमत्कार से, अपने धलबल से और अपनी राजनीतिक पहुंच के कारण वो शायद राज्यसभा पहुंच जाए। लेकिन कैंडिडेट एक ही जाएगा और मुझे लगता है घनश्याम तिवारी खतरे में है। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कह दी है, इसका जवाब आशीष जी देना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। बहुत जल्द हाजिर होंगे, आप लोग बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी बहस में राज्यसभा चुनाव को लेकर हम आज चर्चा कर रहे हैं और 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक से पहले प्रदीप जी ने जो बातें कही, आशीष जी आप उसका जवाब देना चाह रहे थे, बोलिए सर, रखिए अपना पक्ष। देखिए पराग जी, प्रदीप जी ने कहा है कि उनके पास ऐसी सूचना है कि उनके पास अभी 128 विधायकों का समर्थन हासिल है, जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं। आप देखिए जी, अब ये डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। आप देखिए इनके पास 126 विधायक हैं, आरोप हम पर लगा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो लास्ट के 24 घंटे होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप देखिए तो कहीं ना कहीं मंशा तो आप देखिए ना, अगर आपके पास 126 विधायक है तो आप 128 कैसे हो गए आपके, बताइए। और लास्ट 24 घंटे से आप हमको बता रहे हैं। आप देखिए कल जब मतदान होगा तो आप देखिए, अभी तो इनका जो प्रकरण है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। आप देखिए जो 6 विधायक हैं, जिस तरह से इन्होंने बसपा का अनैतिक तरीके से मर्जर कराया था, जिसको लेकर के कोर्टों में विवाद चल रहा है। आप देखिए
अभी जी। तो उनके वोटिंग करने पर ही संशय बना हुआ है। अगर मैं आपकी स्क्रीन को देख रहा हूं तो जो चल रहा है कि साहब उनका जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, वहां पे किसी ने रिट लगाई कि साहब इनका जो मत है उसको सील बंद लिफाफे में रखा जाए, इस पर फैसला होना बाकी है। आप देखिए जी आप देखिए ये जो 13 निर्दलीय विधायक जो इनके बाड़े में बंद हैं, आप देखिए बाड़े की तो इन्होंने ऐसी दुर्गति कर रखी है। आप देखिए कि पिछली बार जब संकट हुआ तो 1 महीने तक ये बाड़े में रहे, पहले जयपुर में रहे, फिर जयपुर से भाग करके ये जैसलमेर चले गए। आप देखिए, अरे भाई राजस्थान में आपकी सरकार है, जयपुर में रहते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप कभी जयपुर रह रहे हैं, कभी जैसलमेर रह रहे हैं, कभी उदयपुर रह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भ्रमण करा रहे हैं और मुख्यमंत्री जी ने एक विमान हायर कर लिया है और कभी 4 को लेकर के जा रहे हैं, कभी 5 को वापस ला रहे हैं, फिर ले जा रहे हैं। मतलब वो मुख्यमंत्री नहीं होकर के ट्रेवल एजेंट हो गए। आप देखिए राजस्थान में जनता इतनी त्राहिमाम कर रही है, बिजली की समस्या है, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं और रिजॉर्ट में मजे ले रहे हैं। आप देखिए अपराध इतने बेकाबू हैं, बेरोजगारी जबरदस्त है, भ्रष्टाचार तो चरम पर पहुंच गए। आप देखिए इनको जनता से कोई मतलब है नहीं। आप देखिए तो ये जो 13 निर्दलीय विधायक है ना, इनको अपनी प्रायोरिटी अब तय करनी पड़ेगी कि ये जो 13 विधायक या तो ये तय कर ले कि इनको सरकार के साथ रह करके अब 1.5 साल में सरकार से काम करवाने और वसूली करनी है, या फिर इनको अपना राजनीतिक भविष्य तय करना पड़ेगा, क्योंकि इनको जनता के बीच जाना है और जनता सब देख रही है। अब देखिए जनता का कोई काम हो नहीं रहा है, तो इनके पास 2 प्रायोरिटी है कि या तो वसूली करके सरकार के साथ रहें और अन्यथा जनता के बीच अगर इनको जाना है तो कर इनको राजनीतिक रूप से फैसला लेना पड़ेगा। आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद है ना वो इन निर्दलीय विधायकों पे भी है, क्योंकि इनमें असंतोष जबरदस्त है। आप देखिए और कांग्रेस में भी बहुत जबरदस्त है। आप देखिए असंतोष की अगर हम बात करें तो ठीक है। शेखावत साहब एक कमेंट आपका इस पर मैं चाहूंगा कि जो अभी प्रदीप जी ने बात कही कि बीजेपी के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पार्टी से खफा हैं। प्रदीप जी आ गए हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट में इस पर आपका चाहूंगा। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो भारतीय जनता पार्टी जो बीज बो रही है, जो पेड़ लगा रही है ना, वो उसके लिए भी भारी पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं ये लोग। आज बीजेपी में आप देखते हैं सेंटर में कोई बोल पाता है? कोई नहीं बोल पा रहा है। केवल 2 लोग बोलते हैं, या तो गृह मंत्री बोलते हैं या प्रधानमंत्री बोलते हैं। उसके अलावा कोई मंत्री को कोई अधिकार नहीं है। लोकतंत्र का गला घोट के रखा हुआ इस पार्टी ने। आज कोई मंत्री बयान देता है? हालत तो ये अपने घर की देख लें। ये दूसरों को कहते हैं कोई मंत्री की दम है बोलने की सरकार के खिलाफ। आज सब घुटे हुए पड़े हुए हैं दिल्ली के अंदर। आप उनसे अलग बात करेंगे तो वो अपनी बात को बताते हैं कि हमारी हालत क्या, कुछ नहीं है। वो कुछ भी नहीं है। जब तक पीएमओ कहता नहीं है तब तक कोई काम कर नहीं सकते। वो फाइल पीएमओ के ऑर्डर के अनुसार उनको फाइलें निकालनी पड़ती है। वो कुछ भी निर्णय अपने मर्जी से ले नहीं सकते। ये हालत भारतीय जनता पार्टी में, आंतरिक लोकतंत्र बिल्कुल खत्म है। डिक्टेटरशिप जिस संगठन में चल रही है उसका नतीजा क्या होगा आप देखिए कि कांग्रेस को गाली देने वाले कांग्रेस के लोगों को अपने दल में मिला रहे हैं, तो इनका भविष्य क्या है? इनके पास लोग है नहीं, इनके पास नेता है नहीं, केवल कांग्रेस से हायर कर रहे, कांग्रेस से खरीद रहे। तो इस पार्टी का भविष्य क्या है ये आपको भी समझ में आना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, प्रदीप जी आगे एक बार फिर से। प्रदीप जी कह रहे हैं कि आशीष जी कह रहे हैं कि आप जो हमारे लिए कह रहे हैं वो तो आप खुद ही कर रहे हैं सर। आप खुद ही कह रहे हैं कि आपके संपर्क में 2 लोग और हैं, 24 घंटे का वक्त अभी बचा हुआ है, बहुत कुछ चीजें बदल सकती हैं। तो क्या इशारा है सर आपका? अब देखिए पराग जी, मैंने आपसे कहा है कि हमारे पर्यवेक्षक टी.एस. सिंहदेव जी जो राजस्थान के पर्यवेक्षक है, उनका आज एक बयान है। उन्होंने कहा है कि हमारे पास 128 वोट हैं। अब इसका सूत्र तो वही जानते हैं क्योंकि वो पर्यवेक्षक हैं और वो उसको देख रहे हैं चुनाव को, तो उनका ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जहां तक आशीष जी की बात है, आशीष जी एक सज्जन व्यक्ति हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ विधानसभा में जब विश्वास मत हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक चुनाव में भाग नहीं ले पाए थे। अब वो क्या कारण था, क्या नहीं था, इसलिए आपकी पार्टी के 3 विधायकों ने विश्वास मत में हिस्सा नहीं लिया था। यह भी एक राजनीति है, आप समझिए। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि आपका प्राथमिक कैंडिडेट घनश्याम तिवारी जो राज्यसभा चुनाव लड़ रहे हैं वो खतरे में है। 128 की संख्या अगर हमारे पर्यवेक्षक बता रहे हैं तो मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, आप संभलिए, समझिए कि 128 होने से भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिकता कैंडिडेट खतरे में है। मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे पर्यवेक्षक दावा हवा में नहीं है और इसका सबूत यही है कि विश्वास मत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक वोट देने से दूर रहे थे। ये भी एक राजनीति है श्रीमान, समझिए। और मैं आपसे फिर कहता हूं कि कांग्रेस सुरक्षित है, हमारा एक भी वोट बिकने को तैयार नहीं है। हमारे 126 के 26 वोट पड़ेंगे। अगर टूट हुई
तो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट खतरे में होगा, ये मेरा आपसे कहना है। ठीक है आशीष जी, कहानी उल्टी पड़ रही है क्या? नहीं, ये देखिए क्या है कि कांग्रेस के पास अब कहने के लिए कुछ है नहीं। हमारा कैंडिडेट बहुत सेफ है, हमारे पास 71 विधायक हैं और हमको जीत के लिए 41 चाहिए, तो हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो आप अपने बाड़ेबंदी में जिन लोगों को लेकर के आए हैं उनकी संभाल कीजिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से वादे किए हैं, आप देखिए कि जो वादे करे हैं, आप देखिए अभी इनको वादों को पूरा भी करना पड़ेगा। तो भार तो मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के ऊपर है, आप देखिए। लेकिन प्रदीप जी, ये जो बार बार विधायकों की बयानबाजी, इन्होंने राज्यसभा चुनाव के निमित्त आप देखिए। ठीक है, चलिए प्रदीप जी, ये जो विधायकों की बार बार बयानबाजी है जो आपको आप समर्थन देखिए, दिए मतलब हुए सारे हैं। काम विधायक छोटे छोटे काम करा रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रदीप जी से इसी बात को मैं समझता हूं थोड़ा। प्रदीप जी, ये जो बार बार कामों को लेकर, विकास के चीजों को लेकर, ये क्यों बार बार विधायकों के बयान सामने आते हैं? और अगर ये बयान आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि साहब हमने संतुष्ट कर दिया है, जो भी उनकी मांगे हैं, जो भी उनके काम है, उन सबको करवाया जाएगा, तो क्या अब तक उन कामों को नहीं करवाया जा रहा था, या फिर असल में मुद्दा वही था कि सरकार उन कामों को ठीक तरीके से नहीं करवा पा रही थी, या फिर विधायक अपने इलाके में जो चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे? यही नतीजा था कि अब वो राज्यसभा चुनाव से पहले आकर फूट गया। प्रदीप जी, यही था क्या? पराग जी, आपको समझना होगा कि ये सरकार निर्दलियों के और दूसरे क्षेत्रीय दलों के सहयोग से बनी हुई है, तो हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं है। इसलिए क्या होता है, जब बहुमत की सरकार नहीं होती है और बहुदलीय सरकार होती है, तो उसमें जो लोग छोटे दल होते हैं उनका कुछ नाज नखरा होता है। ये हमने, चाहे केंद्र की सरकार हो, आपने देखा है कि अटल बिहारी की सरकार थी, हमारी मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब भी क्षेत्रीय दलों की सहयोग सरकार बनी थी, तो क्षेत्रीय दलों को बनाए रखना एक राजनीतिक मजबूरी होती है। लेकिन सवाल यह है कि जिनके सहयोग से सरकार बनी थी आज से 4 साल पहले, वे सभी उनके सहयोग से सरकार बनी, उन्हीं के सहयोग से हमने दोबारा संकट में आई सरकार में विश्वास मत हासिल किया। और मैं आज आपसे फिर कहता हूं कि वो छोटे भाई की तरह होते हैं, वो पार्टी की प्राथमिक सदस्य नहीं होते, वो सहयोगी होते हैं। उनके छोटे भाई, और छोटे भाई समाज में, परिवार में नखरे करते हैं, तो बड़ा परिवार का जो मुखिया होता है वो उनको मनाता रहता है, जिस तरह के साधन संभव होते हैं उसे करता रहता है और व्यवस्थाओं को स्थापित करता रहता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, इस मामले में हमारे मुख्यमंत्री जी की अच्छी विशेषता यह है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक रूप से वो सख्त को एटीट्यूड नहीं है, वो बहुत मेलचाल से, स्वभाव से और प्रेम प्राप्त से राजनीति करते हैं। उनका इस तरह कोई व्यवहार नहीं है, चाहे जैसा भी एमएलए नाराज भी हो गया हो, लेकिन वो कभी भी वार्तालाप को नहीं रोकते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि जिन लोगों ने भी सार्वजनिक बयान देकर नाराजगी प्रकट की थी, मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा था कि वो मुझसे बात करें, बयान देने से पहले मुझसे बात करें। अब वो बात कर रहे हैं और उनका संवाद चल रहा है, तो संवाद होने पर चीजों का हल भी निकलते हैं। तो मेरा मानना यही है कि हम छोटे दलों की सरकार से बने हुए लोग हैं, तो थोड़ा बहुत ये मनमुटाव होता है तो उसको दूर कर लिया जाता है। और मुख्यमंत्री में इसमें उनका सानिध्य है और वो एक्सपर्ट है और उनका अनुभव है, इसलिए सरकार को खतरा नहीं है और हम ये तीनों सीटें आराम से जीत रहे हैं। ठीक है शेखावत जी, चूंकि देखिए आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप बेहतर तरीके से बाकी दलों की मांगों को भी समझते होंगे और हकीकत क्या है, चल क्या रहा है इस गठजोड़ के अंदर या फिर राजस्थान के विकास के अंदर, वो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सर, मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि हकीकत आखिर क्या है, जो आरोप बीजेपी के हैं उन पर आपका क्या कहना है, और जो आरोप लगा रहे या फिर अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे विधायक जो समर्थन कांग्रेस को कर रहे हैं, उनकी हकीकत कितनी रही है? देखिए, कोई भी सरकार जब आप देखते हैं कि उसको बाहरी समर्थन अगर किसी का मिल रहा है जी, तो उन लोगों की उसको सुननी ही पड़ेगी, उनके काम उनको करने ही पड़ेंगे। अभी आप देखते हैं आरएलपी हनुमान बेनीवाल पहले बीजेपी को समर्थन कर रहे थे दिल्ली में, जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्होंने छोड़ दिया। अब आज वो निर्दलीय को समर्थन कर रहे हैं राजस्थान में, बीजेपी को नहीं कर रहे। वो पहले बीजेपी को दिल्ली में कर रहे थे, अब यहां नहीं कर रहे। तो आज जितने भी निर्दलीय लोग हैं, उनकी अपने क्षेत्र में जो काम की समस्याएं होती है उसको वो उठाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनकी सुननी भी पड़ेगी सरकार को, उनके काम भी करने पड़ेंगे, नेचुरल है, ये जरूरी है। लोकतंत्र इसी में जिंदा रहता है कि अगर कोई आपको समर्थन कर रहा है तो वो अपने क्षेत्र के आने वाले समय जब वो चुनाव लड़ने जाएगा तो अगर वहां काम नहीं करवा पाएगा सरकार से, कोई काम नहीं होंगे तो वोट किस आधार पे मांगेगा। तो ये जो निर्दलीय लोग हैं वो लगातार इसका फायदा उठाते हैं, वो लगातार बयान भी देते हैं बाहर जाकर के, क्यों? क्योंकि उनको अपने क्षेत्र में काम कराना है, जो करना चाहिए। लोकतंत्र में ये जरूरी है कि जनता की आवाज जनता के बीच में उठनी चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए मेरा कैंडिडेट
मेरा विधायक मेरे लिए क्या बात कर रहा है। तो ये बात जब जनता के बीच में जाती है, विरोध नहीं होता है, ये हर घर में होना चाहिए, हर पार्टी में होना चाहिए कि अगर गलत चीज कहीं है या मैं कोई विकास कराना चाह रहा हूं तो घर के मालिक को कहूंगा, मुख्यमंत्री को कहूंगा, मेरे यहाँ पे कॉलेज नहीं है, कॉलेज बनाइए, मेरे यहाँ अस्पताल नहीं है, बनाइए, मेरे यहाँ सड़क नहीं है, बनाइए। वो मांग उसकी जायज है, उसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरे आईने से उसको देख रही है, उसको तो केवल सत्ता चाहिए, एन केन प्रकारेण कैसे भी जोड़ तोड़ करके पैसे के बल पे पूंजीपतियों के फायदे के लिए वो सरकार चाहती है देश के अंदर। आज 8 साल में क्या जनता के लिए काम कर रहे हैं वो सबको जनता को पता है। आज केवल किस तरह की फजीती हिंदुस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है धर्म के नाम पर, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से आई है। तो आज इन सब चीजों को अब भारतीय जनता पार्टी रोक लगा रही है कि कोई प्रवक्ता गलत नहीं बोलेगा। तो ये जो स्थितियां पैदा हो रही है, जो किसने की है, इन्होंने धर्म की राजनीति की है, केवल जनता की सेवा की राजनीति है, बीजेपी करना नहीं चाहती है, ये पूंजीपतियों की सेवा करती है। आज आप देखिए अडानी जो है दुनिया के अंदर जहां कहीं नंबर नहीं था उनका, वो एशिया में 5वें नंबर पे आ जाते हैं। भाई किसके समर्थन से, कौन है उसका गॉडफादर, किसकी वजह से वो बन रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। आज जो जी के मालिक हैं वो राजस्थान में आके चुनाव लड़ रहे हैं, किसकी वजह से लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से लड़ रहे हैं। उनको लाने वाला कौन है यहाँ पे, वो अपना आप नहीं आए निर्दलीय, ये केवल जनता को बेवकूफ बना समझते हैं। जनता कोई बेवकूफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्ड खेल रही है कि कहीं कोई टूट हो जाए तो हम कहीं सत्ता को तोड़ ले वापस। साल 1.5 साल पहले भी इनका आखिरी दम तक ये प्रयास हो रहा है कि हम इस सत्ता को कैसे भी गिरा ले, जो ये गिरा नहीं पा रहे, तो इनका चरित्र जनता के सामने जा रहा है। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की चाल, चरित्र, चेहरा क्या है, वो अब आम आदमी को भी समझ में आ गया। अब लोग जानने लग गए, अब पहले जैसे लोग नहीं रहे। सोशल मीडिया पे सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, अपने कमेंट्स भी करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई विरोध कर रहा है, उसके बाद मुख्यमंत्री से बात करके उसकी बात हो जाती है तो मामला खत्म है, वो सरकार के साथ में। और ये निश्चित है कि तीनों की तीनों सीटें कल कांग्रेस जीतने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की आदी है, उनका प्रधानमंत्री से लेके छोटा से छोटा कार्यकर्ता सिवाय झूठ के अलावा कुछ बोलता नहीं इस देश के अंदर। और उसके बाद में उनकी पोल खुलती है, वो सबके सामने आ जाती है। कल शाम को आपको पता लगेगा कि किसके वोट किसको पड़ गए। तो इसलिए सब चीजें सामने है, इनके पास में वोटिंग है। आज कांग्रेस ने अपना वोट बैंक को सुरक्षित किया है, क्योंकि करना पड़ता है। जिस तरह से आज आप देखते हैं कि कहीं डर है हॉर्स ट्रेडिंग का, तो अपने लोगों को बचा के रखना और उनका वोट सही जगह पे डलवा देना, कोई बुराई नहीं है इसके अंदर। क्या भारतीय जनता पार्टी ने अभी महापौर के अंदर अपने पार्षदों को नहीं लेके गई क्या बाड़ेबंदी में? आज ये दूसरे पे आरोप लगाते हैं, खुद भी तो वही काम करते हैं, खुद भी तो अपने विधायकों को लेके कर्नाटक चले जाते हैं। एमपी से अपने विधायकों को लेकर कर्नाटक क्यों पहुंच गए, वहां पर पुलिस की कस्टडी में क्यों रखा? अगर आप में इतनी हिम्मत है तो खुले छोड़ देते। तो ये दूसरों पे आरोप लगाते हैं और वही काम खुद करते हैं उससे ज्यादा। तो इसलिए इनके कहने में और करने में बहुत रात दिन का अंतर है, जो आम आदमी को समझ में आता है। इसलिए इस चुनाव में ये हार रहे, इनकी बौखलाहट है और ये इस तरह के झूठे अनगढ़ आरोप लगाते रहते हैं, वो आपके सामने। ठीक है प्रदीप जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा। आपने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोंट रखा है, वही बात अभी शेखावत साहब कह रहे थे कि आंतरिक लोकतंत्र भी बीजेपी के अंदर नहीं है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आपने भी तो अनैतिक काम किया, अलोकतांत्रिक काम किया, बसपा के विधायकों का मर्जर कराकर कांग्रेस पार्टी में। देखिए ये लोकतांत्रिक प्रावधान है कि अगर किसी गुट के 2 से 3 से ज्यादा सदस्य अगर किसी पार्टी मिलना चाहते हैं तो ये प्रावधान उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हुआ है। इसमें कोई छल कपट नहीं है, ये व्यवस्था है राजनीतिक। संविधान में इस बात का उल्लेख करते हुए संसद ने इसको मंजूरी दी है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं प्रताप जी, जो विशेष बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट हैं या जो निर्दलीय हैं, उनमें से अधिकतर जो विधायक हैं उनकी उम्र का जो है 40 से 50 उम्र के बीच के लोग हैं। इनका राजनीतिक भविष्य अभी सामने है, बहुत लंबा अनुभव है, समय है इनके पास, इसलिए राजनीतिक सौदा करने की स्थिति में नहीं है। अगर उन्हें देश प्रदेश की राजनीति में रहना है तो वो राजनीतिक सौदा करने की स्थिति में नहीं है। अगर कोई राजनीति छोड़ना चाहे और कोई नया व्यवसाय करना चाहे तो वो प्रॉब्लम में आ सकता है। लेकिन ये जितने इंडिपेंडेंट हैं, ये इनको किसी कारण कांग्रेस टिकट नहीं दे पाई तो उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव लड़के विधायक बन गए, इसलिए उनकी मानसिकता भी कांग्रेस के साथ है। वो हालात थे जिनमें उनको टिकट नहीं मिलने के कारण बने, लेकिन वो सब लोग
उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं हैं जीवन में, अभी 30 से 40 साल की राजनीति है, इसलिए वो राजनीतिक सौदा नहीं करके अपने राजनीतिक भविष्य को बनाए रखने के लिए प्रदेश के विकास में शामिल रहना चाहते हैं। इसीलिए वो कांग्रेस के साथ हैं ताकि वो अपने क्षेत्र के विकास को कर सके। ठीक है आशीष जी, एक फाइनल कमेंट आपका सर, अभी भी आश्वस्त हैं क्या सर अपने आंकड़े को लेकर आप कि हाँ जुटा लेंगे, पूरा कर लेंगे? नहीं, देखिए मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है, उसमें कोई इफेंट बट है नहीं, आप देखिए। ठीक है। और मैं भी शेखावत जी को भी सुन रहा था, प्रदीप जी को भी सुन रहा था, तो पराग जी दोनों ये बता रहे हैं कि जो असंतोष है वो मात्र निर्दलीय विधायकों में, ऐसा नहीं है। बताइए, मैं बताता हूं आपको कौन कौन से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं जो कि सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के नाराज है। आप देखिए, भरत सिंह जी 3 से 4 बार विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री को 1 दर्जन से ज्यादा लेटर लिख चुके हैं कि आपकी सरकार के अंदर एक मंत्री बहुत भ्रष्ट है, कृपया उसको हटाइए, वो अवैध खनन में लिप्त है। आप देखिए मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई कर नहीं रहे हैं। अब वो संतुष्ट होते या नहीं होते, वोटिंग से पहले ये भी देखना पड़ेगा। दयाराम परमार जी, आप देखिए, इनके 5 बार के विधायक है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि वे मुख्यमंत्री जी ये तो बताइए ना कि मंत्री बनने के लिए हमको कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए ताकि हम अगली बार हम भी अपना दावा कर सकें। ये भी कांग्रेस के विधायक हैं। गिरिराज मलिंगा जी वो कांग्रेस के विधायक हैं, आप देखिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो राजेंद्र विदुड़ी जी जो हैं वो कांग्रेस के विधायक में नहीं, मैं कांग्रेस के विधायक बता रहा हूँ। सुनिए, राजेंद्र वो दोनों हाड़ौती के नेता हैं, राजेंद्र विदुड़ी जी की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, ये कांग्रेस के विधायक हैं, ये भी मुख्यमंत्री जी को लेकर कह रहे हैं कि सब अगर सीबीआई की अगर रीट की जांच अगर आप सीबीआई से करवा लें तो आपके एक मंत्री को जेल में जाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे विधायक हैं, आप देखिए। अगर हम बात करें, अगर आपके गणेश गोगरा जी की बात करें, ये कांग्रेस के विधायक हैं, आदिवासी मुद्दों को लेकर के नाराज हैं, आप देखिए। अगर हम रामलाल मीणा जी की बात करें तो ये प्रतापगढ़ से विधायक हैं, ये नाराज चल रहे हैं। अगर हम बात करें, आप देखिए गंगा देवी जी की बात करें, बगरू से विधायक है, पानी को लेकर के नाराज है कि भाई आप हमारे यहाँ पानी नहीं पहुंचा पा रहे। तो ऐसे बहुत सारे विधायक हैं पराग जी जो कि सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के नाराज है। अब ये तो कल तय होगा ना कि मुख्यमंत्री जी चलिए इंतजार अब करते हैं, संतुष्ट हुए या नहीं संतुष्ट हुए, तो कल पता पड़ेगा। ठीक है, इंतजार अब करते हैं। आप सभी इतनी इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया आप सभी का। प्रदीप जी, आशीष जी, भंवर सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग चर्चा का हिस्सा बने, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष, अपना अपना पक्ष आप लोगों ने रखा। तो नंबर गेम क्या है ये सबके सामने है, लेकिन दावे भी दोनों के अपने अपने हैं। हालांकि अगर नंबर हम देखें, आंकड़े देखें वोटिंग का, तो फिर कांग्रेस पार्टी के तीनों प्रत्याशी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी का ये दावा है कि दरअसल असंतुष्ट है विधायक कांग्रेस पार्टी से, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल नतीजे अभी तय करेंगे या फिर बताएंगे कि आखिर क्या तस्वीर राज्यसभा चुनाव की राजस्थान के इन कैंडिडेट्स को लेकर सामने उभर कर आती है। फिलहाल बड़ी बहस से मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।